प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कहानी उसने कहा था की व्याख्या समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। बीए प्रथम वर्ष की के लिए कहानी है, उसने कहा था। विद्यार्थियों, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने केवल 3 ही कहानियाँ लिखी और ये जो प्रस्तुत कहानी है उसने कहा था, इसके बल पर उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। तो सर्वप्रथम हम कहानीकार का परिचय और उसके बाद कहानी की व्याख्या समझेंगे। तो इस कहानी के जो कहानीकार हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका जन्म सन 1883 ईस्वी में हुआ था और वे अल्पायु ही प्राप्त कर पाए और उनका देहावसान सन 1922 ईस्वी में हो गया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्वज मूलतः गुलेर जिला कांगड़ा से थे। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री आजीविका से बंधे जयपुर आ गए। अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी के प्रति गुलेरी जी सदैव श्रद्धावंत रहे। गुलेरी जी का संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर अच्छा खासा एक समान अधिकार था। अभी गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। सन 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक लगे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगाया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे कथा लेखक थे जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखकर कथा साहित्य को नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति शैली में लिखी कहानी उसने कहा था है। सन 1915 में प्रकाशित इस कहानी की टेक्निक अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी अन्य 2 कहानियां हैं बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। सन 1930 में जयपुर से जैन वैद के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित हुआ था। इसी पत्र में गुलेरी जी संपादक रहे। इन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर उसे जीवंत बनाए रखा। शेषुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मारेसी मोही कुठाऊं और सो अहम जैसे निबंधों पर इनकी विद्वत्ता की अमिट छाप मौजूद है। गुलेरी जी का 39 वर्ष की अल्पायु में 12 सितंबर 1922 को काशी में निधन हो गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब उनकी जो प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, उसके विषय में उसका परिचय जानेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या को भी समझेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रणपालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है।
और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास तथा करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पूर्वाभास शैली, फ्लैशबैक का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इसी कहानी में हुआ है। व्यंग का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने ये समझा कि ये जो उसने कहा था कहानी है, ये अपनी विशेष जो टेक्निक है यानी पूर्वाभास शैली के कारण ये प्रसिद्ध हुई तथा इसमें कुछ मानवीय गुणों को दर्शाया गया है, जिसको हम अब व्याख्या भाग में समझेंगे। तो विद्यार्थियों, व्याख्या समझते हैं हम। उसने कहा था कहानी को पढ़ करके देखें। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह यानी बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चर और बतखों, गन्ने और खोमचे और भार वालों के बगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ जलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, चेतावनी, तो उनकी वचनावली की ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो कहने का अर्थ यही है कि जैसे अन्य बड़े शहरों में इक्के वाले या घोड़े टांगे वाले लोगों की भाषा अच्छी नहीं है, तो उनको अमृतसर में इक्के वालों से अपनी भाषा का सुधार कर लेना चाहिए और सामान्य लोगों से अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही लेखक कहना चाहते हैं। ऐसे बम्बू काट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। सुथने पहनावे,
वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। यहाँ कहानीकार गुलेरी जी ये बताना चाहते हैं कि अमृतसर के एक मोहल्ले में एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दुकान पर मिलते हैं और एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं, एक दूसरे का घर पूछ रहे हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यानी लड़का और लड़की सौदा लेकर के साथ साथ जा रहे थे तो रास्ते में लड़के ने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई है? इस पर लड़की ने उसे हल्के से डांट दिया और धत कह करके भाग गई और लड़का उसका मुंह देखता ही रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू? सालू यानी शाल। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि 2-3 बार उस लड़के ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई है? तो लड़की ने उसे धत कहा, लेकिन एक दिन लड़की ने स्वीकार कर लिया कि उसकी सगाई हो चुकी है। तो यह जान करके लड़का मन में परेशान हुआ क्योंकि वह उसको चाहता था। तो मन ही मन वह परेशान होकर के अपने घर चला गया। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। सिखों की सेना की एक टोली फ्रांस देश में भारत की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गई हुई है। वहाँ पर हमारे फ्रांस में हमारे देश से ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जो सिख सैनिक हैं वो मौसम को देख करके शिकायत करते हैं कि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ मतलब कहीं दुश्मन दिखाई देते नहीं है ताकि जल्दी से लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम अपने देश में जाएं। वो इस प्रकार की आपस में चर्चा या विचार विमर्श कर रहे हैं।
लैना सिंह, और 3 दिन, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, खंदक खाई, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मलमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो जैसे ही लैना सिंह युद्ध संबंधी दिक्कतों की शिकायत करता है तो उसका एक सहयोगी उसे समझाता है कि अभी जल्दी ही हमें रिलीफ देने के लिए यानी एक दल आ जाएगा और फिर हमें 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और फिर हम झटका यानी अपना मनपसंद जो मांस का भोजन है वो करेंगे। और जिस फिरंगी मेम के बाग में हम रहते हैं वह उसी प्रकार से हमें फल और दूध देती रहेगी और हमसे ये अपेक्षा करती रहेगी कि हम उसके देश को बचाने आए हैं, यानी हमें जल्दी ही राहत मिल जाएगी। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। बाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हटाने का कमान किया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जो जमादार लैना सिंह है उसकी इच्छा है कि यहाँ खंदक या खाई में पड़े रहने की बजाय अगर उसे हमला करने का अवसर मिल जाए तो वो अकेला ही दुश्मन जर्मन सैनिकों को हराए और अपने देश का जो उद्देश्य है उसे उसकी पूर्ति करने में वो सहयोग करे। तो जैसे ही वह अपनी युद्ध संबंधी विचारों को व्यक्त करता है तो जो उसका अधिकारी है सूबेदार हजारा सिंह, वह उसे समझाता है कि लड़ाई के मामले छोटे सैनिक नहीं सुलझाते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वही इस मामले में फैसला लेने में सक्षम होते हैं। सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के ऐसे सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। लहना सिंह जो एक छोटा सिपाही यानी जमादार है वो सूबेदार की बातों से सहमत होता है कि युद्ध संबंधी फैसले बड़े अधिकारी लेते हैं, लेकिन वह शिकायत करता है कि यूरोप के फ्रांस देश में हड्डियों को कपाने वाला जाड़ा पड़ता है, सूर्य कहीं निकलता नहीं है और खंदक पानी से भरी रहती है और अगर उसे दावा या हमला करने का अवसर मिल जाए तो शरीर में कुछ गर्मी आ जाए, ऐसा वो ऐसे विचार वो अपने अधिकारी सूबेदार से व्यक्त करता है। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुसी 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, यानी मैं पुजारी बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए।
लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाओ जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। यहाँ सैनिक आपस में बातें कर रहे हैं और जिस फिरंगी मेम के बाग में वो ठहरे हुए हैं, वो स्वागत करने के लिए उन्हें सिगरेट पीने को देती है, लेकिन वह ये नहीं जानती कि जो सिख लोग होते हैं वो सिगरेट या धूम्रपान नहीं करते। वो इस चीज़ को समझती नहीं है। इससे संबंधित बातें सिख सैनिक आपस में कर रहे हैं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह कौन है? ये सूबेदार हजारा सिंह का लड़का है। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। सिगड़ी अंगीठी, उसके चेहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं, तुम न मांदे पड़ जाना, नहीं तुम बीमार नहीं पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। आपस में सिख सैनिक बातें कर रहे हैं तो एक सिख सैनिक पूछ रहा है कि बोधा सिंह कैसा है? तो ये जो लैना सिंह है ये उत्तर देता है कि वो अच्छा है। फिर दूसरा सैनिक बोलता है कि मैं सारी बातें जानता हूँ कि तुम रात को जब उसकी सेहत अच्छी नहीं होती तो दोनों कंबल उसको उड़ा देते हो और स्वयं बिना कंबल के एक अंगीठी के सहारे गुजारा कर लेते हो और उसके स्थान पर भी पहरा दे देते हो। यानी तुम बोधा सिंह से विशेष मतलब लगाव या स्नेह रखते हो। खुद कीचड़ में पड़े रहते हो और उसको बोधा सिंह को सूखी लकड़ी के तख्त पर सुला करके उसके लिए आसानी करते हो। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम बीमार नहीं पड़ जाना। अगर जाड़े से या निमोनिया से मृत्यु हो गई तो मरने वाले को सरकार मुरब्बे यानी ज़मीन के टुकड़े नहीं देती, इनाम नहीं देती। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलल की खड के किनारे मरूंगा, यानी अपने गांव में ही मरूंगा। भाई कीर्त सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। कौन जानता था दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। जब वो ऐसे ही बीमारी से या युद्ध से मरने की बात चल रही थी तो उन्हीं में से एक सैनिक वजीरा सिंह ने कहा कि तुम मरने की बातें छोड़ो और मरे मतलब वो हमारे जो दुश्मन है जर्मन या तुर्क सैनिक, और हमें तो कुछ गा बजा करके अपना मनोरंजन करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो वे एक श्रृंगार रस का गीत गाते हैं और उसे सुन करके सब मस्त हो जाते हैं और अपने सारे दुख भूल जाते हैं।